जय हिंद साथियों। चलो हम अब आगे बात करते हैं जो सिंपल सेंटेंस के पार्ट है, जैसा कि बी प्लस गोइंग टू वाले वाक्य। इनको हम पहचानेंगे कैसे। बी का मतलब होता है इज एम आर या वॉजवर में से। तो इज एम आर या वॉजवर के साथ गोइंग टू और गोइंग टू के बाद फिर से आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। इट मीन्स वो वाक्य बी प्लस गोइंग टू वाला है। तो इस तरह के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय अपने को टेंस चेंज नहीं करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। इस तरह के वाक्य की स्ट्रक्चर होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर या वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के साथ गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद फिर से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका वही है, केवल हम गोइंग टू के बाद बी लगा देंगे, बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। बाकी पैटर्न सेम रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट बी, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब आई वही लिखेंगे, टेंस चेंज होगा नहीं। गोइंग टू के बाद बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है सी इज़ गोइंग टू टेल मी ए स्टोरी। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट भी डबल है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के हिसाब से बना देंगे। आई एम गोइंग टू बी टोल्ड टू बी, टू के साथ बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट बचा हुआ ए स्टोरी बाई हर। अगर मान लीजिए ए स्टोरी को मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ए स्टोरी इज गोइंग टू बी टोल्ड टू मी। सजीव जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले टू लगाना है, टू मी, बाई लगाकर सब्जेक्ट बाई हर। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस है मनोज वॉज गोइंग टू बाई ए न्यू कार, तो गोइंग टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इट मीन्स ये गोइंग टू वाला वाक्य है। तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हो गया ए न्यू कार, वॉज का वॉज, गोइंग टू के साथ बी लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाई मनोज। इस तरह से गोइंग टू वाले सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। फिर सिंपल सेंटेंस का एक पार्ट है टू इन्फिनेटिव वाले वाक्य। इनको पहचानेंगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू होता है, इसका मतलब वो टू इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगा है तो वो मॉडल बन जाती है, और मॉडल है तो मॉडल चेंज होती नहीं है, मॉडल के साथ बी लगता है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लग रखा है, टू इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस है, तो उनका भी टेंस चेंज नहीं होगा। पैसिव वॉइस बनाने का वही तरीका रहेगा, केवल टू के साथ बी एडजस्ट करना है। टू के साथ बी लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी पैटर्न सेम। जैसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब, टेंस चेंज होगा नहीं, साथ में टू है और बी जोड़ देना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे आई एम टू हेल्प हिम, तो ऑब्जेक्ट देखो एम के साथ टू लगा है, इसका मतलब टू इन्फिनेटिव है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे ही इज टू बी। अब देखो आई के साथ एम आया, लेकिन ही के साथ तो एम आएगा नहीं, ही के साथ तो ही जाएगा, टेंस चेंज नहीं किया हमने। ही इज टू बी हेल्प्ड बाई मी। जैसे दे हैड टू, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आ गया, एडमिट हर इन हॉस्पिटल, तो ऑब्जेक्ट क्या है हर, तो सी हैड टू बी, साथ में बी जोड़ना है। एडमिटेड, एडमिटेड के साथ बाई नहीं लगता है, टू लगता है, टू देम, फिर अदर वर्ड क्या है इन हॉस्पिटल, तो वो लिख देंगे। तो इस तरह से हम टू इन्फिनेटिव और जो बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस है उनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, टेंस चेंज करेंगे नहीं, केवल टू के साथ बी जोड़ देंगे। अब सिंपल का ही पार्ट है देर से शुरू होने वाले वाक्य, इनको पहचान ही लेंगे, देर से शुरू हो रहा है तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, केवल जहाँ पर टू आ रखा है टू के बाद बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, बाकी वाक्य सेम ही लिखा जाएगा। जैसे देयर इज़ नो टाइम टू टेल द ट्रुथ, अब टू के बाद टेल है तो सेंटेंस पूरा जैसा है वैसा का वैसा लिखो, केवल टू के साथ बी लगा दो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। क्यों, क्योंकि टू प्रीपोजिशन के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर बी जोड़ दिया जाए तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वही पैसिव उसका रूल है। अब देखिए एक चीज़ हम शुरू में बताना भूल गए थे, सिंपल सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इट को ऑब्जेक्ट मानकर उसकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। जैसे आई राइट ऑन संडेज, अब ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम मान लीजिए जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लिखते नहीं है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिख देते हैं, तो वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था तो इंटरोगेटिव हो गया, और इंटरोगेटिव हो गया तो वाक्य तो सिंपल है, हमने उसको चेंज इंटरोगेटिव में कर दिया, पूरा चेंज हो गया, मतलब गलत है वो चीज़। तो
अगर सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट को ऑब्जेक्ट माना जाएगा। आई राइट ऑन संडेज तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज, डू डज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस है तो इज एम आर में चेंज करना है, तो इट इज़ रिटन बाय मी ऑन संडेज। जैसे दे प्ले इन द मॉर्निंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इज़ प्लेड बाय देम इन द मॉर्निंग। ये चीज़ हम बीच में बताना भूल गए थे, शुरू में बतानी थी कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट को ऑब्जेक्ट माना जाएगा। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि जिस वाक्य में मेन वर्ब नहीं होती उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, पैसिव वॉइस नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। अब बात करते हैं सिंपल का एक पार्ट है, इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले वाक्य। पहचान लेंगे जो वाक्य इट इज़ टाइम से शुरू हो रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट इज़ टाइम के बाद लिखो फॉर के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। जैसे इट इज़ टाइम टू ओपन द ऑफिस, तो पैसिव वॉइस बनेगी इट इज़ टाइम फॉर, अब ऑब्जेक्ट लिखना है द ऑफिस, टू बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। जैसे इट इज़ टाइम टू प्ले, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इज़ टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट है नहीं तो इट को ऑब्जेक्ट मान लिया क्योंकि ये पार्ट तो सिंपल का ही है, इट टू बी प्लेड। फिर बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर वाले वाक्य। एडवर्ब ऑफ मैनर वाले वाक्य मतलब, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है काम करने का तरीका। अपने को पता कैसे चलेगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर वाला वाक्य है? ऐसे वाक्यों के अंत में कुछ वर्ड जैसे वेल, स्टिल, हाउ, ऑफन, वेरी, इनमें से कोई वर्ड मिलेगा या फिर ऐसा कोई वर्ड जिसके पीछे ALY लिखा हो, इसका मतलब वो वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है। पैसिव वॉइस बनाते समय अपने को कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में वो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको लिख देना है, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। जैसे सीमा विल वेलकम द गेस्ट्स वार्मली, तो वार्मली आ गया LY वाला, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये लिख देना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया द गेस्ट्स, विल मॉडल है चेंज होगी नहीं, साथ में बी लगेगा लेकिन वार्मली लिखने के बाद, वार्मली वेलकम्ड बाई सीमा। जैसे दे डू नॉट लाइक हिम स्टिल, तो स्टिल एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ऑब्जेक्ट हो गया हिम इधर आएगा ही, डू डज इज एम आर में चेंज कर दो, ही इज़ नॉट तो तीसरे स्थान पे ही आना है। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर स्टिल लाइक्ड के साथ टू आएगा, लाइक टू देम। जैसे नोबडी कैन स्पीक फ्रेंच फ्रीक्वेंटली, तो फ्रेंच कैन नॉट बी फ्रीक्वेंटली बी स्पोकन, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं क्योंकि नोबडी ये अनइम्पोर्टेंट है, साथ में ये नेगेटिव है इसलिए तीसरे स्थान पर नोट लिख दिया, नोट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लिख दी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर लास्ट जो पार्ट है सिंपल सेंटेंस का वो है विदाउट टू इन्फिनेटिव वाले वाक्य, बिना टू इन्फिनेटिव के। पहचानेंगे कैसे? लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बिना टू प्रीपोजिशन के कोई वर्ब होगी, इसका मतलब वो विदाउट टू इन्फिनेटिव है। जैसे आई हियर्ड हिम सिंगिंग ए सॉन्ग, हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर से वर्ब आ गई। तो इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय अपने को करना क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको टू लगाकर वो जो वर्ब आई है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखो और उसके साथ जो वर्ड आ रखा वो लिखो, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना, बाकी सेम पैटर्न है। यानी कि मेन वर्ब के बाद टू के साथ वो जो मेन वर्ब आई है वो जो वर्ब आई है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दो। जैसे सेंटेंस है आई हियर्ड हिम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ही सेकेंड फॉर्म में वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, ही वॉज हियर्ड, फिर अब टू लगाकर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंगिंग की सिंग ए सॉन्ग, साथ में वर्ड है बाई मी। दे सा मी क्रॉसिंग द रोड, तो ऑब्जेक्ट हो गया आई वॉज सीन, टू लगाकर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो साथ में वर्ड है द रोड बाई देम। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।